1996 में ताइवान के जनरल इलेक्शन से ठीक पहले चाइना ने ताइवान को डराने के लिए ताइवान के टेरिटरी के इर्द गिर्द कुछ मिसाइल टेस्ट किया। ये देखते हुए अमेरिका, जो कि उस समय से ही ताइवान का एक प्रोटेक्टर है, तुरंत अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ताइवान स्ट्रेट के पास खड़ा कर दिया। ये देख के चाइना पीछे हट गया, क्योंकि 1996 में चाइना अमेरिका से मुकाबला नहीं कर सकता था। और आज 20 साल बाद चीन के पास इतनी शक्ति है कि वो अमेरिका के कई एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक साथ डुबा सकता है। तो ये चीन का डिसप्रपोर्शनेट राइज, ये इतना उभरता हुआ चीन अमेरिका को एक गंभीर चुनौती दे रहा है, जिससे अमेरिका की नींव हिल गई है। तो आज हम कुछ रीजंस जानते हैं कि क्यों अमेरिका चीन को बढ़ने से अब रोक नहीं सकता। पहला कारण है मिलिट्री का। देखिए, आज चीन के पास वो हर मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ है जिससे वो यूएस को डायरेक्ट थ्रेट दे सकता है, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, चाहे वो एंटी टैंक मिसाइल्स हों, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो, रेडार्स हो, ड्रोन्स हो, हर एक फील्ड में आज चीन अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज दे सकता है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ चीन अपनी मिलिट्री हार्डवेयर इंडस्ट्री को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमी का। देखिए, चीन की इकोनॉमी $18 ट्रिलियन की है, अमेरिका की इकोनॉमी 22 से 23 ट्रिलियन की है। चीन एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो एप्पल हो या टेस्ला हो, आज चीन पर निर्भर है। उसके लो कॉस्ट और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग के कारण आज अमेरिका अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ चाइना को शिफ्ट कर दिया। इसके अलावा हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखते हैं, जिसके कारण अब चीन ने पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अपने इन्वेस्टमेंट्स ज़ोर शोर से कर रहा है और अपनी इकोनॉमिक लेवरेज अलग अलग टेरिटरी में अपनी इन्फ्लुएंस को बनाने के लिए कर रहा है। चाहे वो श्रीलंका हो, मिडिल ईस्ट हो, सेंट्रल एशिया हो, साउथ चाइना सी हो, हर जगह चीन के इकोनॉमिक बेसिस है। अमेरिका ये कभी देख नहीं सकता कि इतने बढ़ता हुआ चीन अपने इन्फ्लुएंस के साथ अमेरिका को एक डायरेक्ट थ्रेट दे सकता है। और एक डी-डॉलराइजेशन का भी बात चल रहा है। डी-डॉलराइजेशन का ये अर्थ है कि जैसे जैसे अमेरिकी डॉलर का इन्फ्लुएंस कम होने लगेगा, चीन अपनी करेंसी रेनमिनबी को आगे बढ़ाता जाएगा। जैसे जैसे उसके इकोनॉमिक बेसिस बढ़ेंगे, उसके ट्रेड बढ़ेंगे, उसकी इन्फ्लुएंस अलग अलग जगह पे बढ़ने लगेगी, वो अपनी करेंसी को वहाँ मोनोपोलाइज करने लगेगा। नेक्स्ट रीज़न है जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का। जैसे जैसे अमेरिकन डोमिनेंस देशों को परेशान करेगा, वो ना चाहते हुए भी चीन के कैंप में आएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, अमेरिका के कई नेबर्स हैं, जैसे वेनेजुएला हो या फिर क्यूबा हो, जो कि अमेरिकन डोमिनेंस को चुनौती देने के लिए चीन के कैंप में आ चुका है। अमेरिका ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि चीन का फुटप्रिंट अमेरिकन नेबरहुड में आ पहुंचा है। और जियोपॉलिटिक्स में स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जिस देशों में आपका इन्फ्लुएंस है, वहाँ आप इकोनॉमी कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स बेच सकते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। तो कई सारी चीज़ आप लेवरेज कर सकते हैं अगर आपका इन्फ्लुएंस है तो। इसलिए जियोपॉलिटिक्स में स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का बहुत बड़ा रोल। और चौथा कारण है आइडियोलॉजिकल टसल का। देखिए, चीन और अमेरिकी आइडियोलॉजिकली काफ़ी अलग अलग हैं। अमेरिका एक डेमोक्रेसी है, एक लिबरल कंट्री है, और वहीं चीन एक अथॉरिटेरियन कंट्री है, यानी तानाशाही। तो अमेरिका ये जानता है कि जैसे जैसे चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, वैसे वैसे डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म को एक बहुत बड़ा चोट पहुंचने वाला है। इसलिए अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि चीन एक उभरता हुआ शक्ति बने। उभरते हुए चीन को अमेरिका न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने करीबी एलाइज जो चीन के करीब हैं, जैसे साउथ कोरिया, जैसे जापान और ताइवान, इनके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा मानता है। तो देखिए, चाइना का राइज न सिर्फ बस मिलिट्री या इकोनॉमी के कारण अमेरिका इससे डर रहा है, बल्कि ऐसे कई सारे रीज़न हैं जिससे अमेरिका ये समझता है कि चीन अब रुकने वाला नहीं है।